क्लास मार्क्स निकालना था। कैसे निकाले? तो इसको कंसिडर किया पहले 10 और 25, तो 10 + 25/2 किया हमने, तो वो हमारे को मिल गया 17.5। ठीक है, अब या तो हर बार यही करते रहो 40 + 25/2, या फिर डायरेक्टली देख सकते हैं कि 10 और 25 का डिफरेंस कितना है, तो 15, तो सब में 15 ऐड करते चले जाओ, आपको सीधा ये मिलता चला जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सआई। अब आपको एफआई एक्सआई निकालनी है, तो 2 × 17.5, तो ये तो 35 पता ही है सभी को। ठीक है, दूसरा मेरे ख्याल से 96 और 1.5 97.5 होगा, तो ये भी आसान है। थर्ड देखते हैं 7 × 47.5, ये आ रहा है 332.5। फिर है 6 × 62.5, तो ये है 375। फिर उसके बाद है 6 × 77.5, तो ये आएगा 465। और लास्ट है 6 × 92.5, 548। मेरा 555 आ रहा है, फिर से कहता हूँ 6 × 92.5, 555 आ रहा है। सर सही है। तो कहाँ से जुगाड़ कर लेते हो इससे? ये अब इसको ऐड कर दो, +465 +375 +332.5 +97.5 +35, तो ये आ जाएगा 1860। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये है 1860। हाँ, तो ये है आपका सिग्मा FI/XI। ठीक है, FI/XI है, और सभी FI/XI को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? सिग्मा FI/XI। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल्कुल सामने, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, तो ये आ गया 1860 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसिल, 62, तो ये हमारा आंसर है। तो ये मेथड समझ में आया अच्छे से, या इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है? ये बताओ। सर। पक्का ना? सर समझ में। ठीक है, यस सर। अब 1-2 बातें बस इसमें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? यहाँ पे आया है 62 में, और सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर जो आंसर था हमारा वो आया था 59.3। ठीक है, तो ये जो 59.3 है, ये तो सभी को दिख रहा है, ये क्या है? एग्जैक्ट आंसर है, दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर। तो इसका मतलब 62 क्या हो जाएगा भाई? तो ये ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट होगा। ये हुई पहली बात, तो ये आपको दिख भी रहा होगा, ये एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्सीमेट है, स्लाइट वेरिएशन, पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे अप्रोक्सीमेट है? अरे भाई एक क्वेश्चन के 2 आंसर थोड़ी ना होंगे। एक अगर 59.3 है सही मेथड से, वो एग्जैक्ट हम मान रहे हैं, तो 62 थोड़ी ना एग्जैक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ही तो है, तो वो दिख भी रहा होगा तुमको। क्यों अप्रोक्सीमेट? क्योंकि आपने देखा होगा ना कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो 10 से 25, तो 10 कितने बच्चों को आए थे? एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स आए थे, और 20 एक स्टूडेंट को आया था। ठीक है ना? याद है? नहीं तो यहाँ दिखा देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट को 10, एक स्टूडेंट को 20। इस हिसाब से अगर मैं मीन निकालता इनका, तो कितना मीन आता? 10 + 20/2 विच इज इक्वल टू 50, यही मीन आता। यानी कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 15 मार्क्स आए हैं, तो 2 बच्चे को कितने आ जाएंगे मिल करके? 15 + 15 30, और यहाँ से भी 10 + 20 30 आता है। यानी आप एवरेज निकालो या अलग अलग ऐड करो, बात एक ही है। ये एग्जैक्ट तरीका, आंसर 15 ही आता है। इस मेथड से देखो, यहाँ पर क्या है आपका 10, और दूसरा हम क्या मान रहे हैं? 25/2, और हम उसको क्या मान रहे हैं? 17.5। तो आपको दिख गया है कि ये एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा है, एक्चुअल तो 15 है और ये एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा है। तो इसी तरह से सारे वैल्यूज के लिए एक्चुअल से थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर है वो भी एक्चुअल आंसर से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए।
तो वो है भी। एक्चुअल आंसर हमारा है 59.3 और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा वो है 62, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये हुई पहली चीज। तो इससे हम ऐसा समझे क्या कि इसका मतलब है कि टाइप 3 से आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर से हमेशा ज्यादा आएगा, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करें क्या? तो आंसर मिला कि नहीं? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरवल मान लो 10 to 25 की जगह 10 to 15 रहा होता, ऐसा रहा होता, या फिर ये ऐसा रहा होता, मान लो ये 10 to 25 की जगह ये 0 to 25 रहा होता, तो इसका मीन क्या आ जाता? 0 + 25/2 यानी 12.5, और एक्चुअल में हमारा मीन क्या है? 15। तो अब क्या हो गया, ये एक्चुअल से थोड़ा कम हो गया, यानी ये इंटरवल 15 की बजाय अगर ये इंटरवल 25 का लेते तो हमारा जो आंसर इस मेथड से आता वो 59.3 से थोड़ा कम आता। ठीक है, तो इसलिए हम टाइप 3 से सॉल्व करके ये तो बता सकते हैं कि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट आया होगा, एक्चुअल आंसर के आसपास आया होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम ये हम नहीं बता सकते। उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब हम सारी चीजों को समझ चुके हैं। टाइप 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। सिंपल नंबर्स को ऐड करो, टोटल नंबर काउंट से डिवाइड कर दो। टाइप 2 से कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आपको xi और fi क्वेश्चन में दिया होगा, सिग्मा fi निकाल लो और fi xi को मल्टीप्लाई कर लो, fi xi निकल जाएगा, उसका सिग्मा fi xi निकाल लो, सिग्मा fi xi को सिग्मा fi से डिवाइड कर दो, आपको मीन निकल जाएगा। ये टाइप 2 का है। टाइप 3 में क्या है कि आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा, fi दे रखा होगा, सिग्मा fi निकाल लो, क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास मार्क्स यानी कि xi निकाल लो, फिर xi fi को मल्टीप्लाई करो, फिर वही प्रोसेस करना है जो कि टाइप 2 में था। तो ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ ली। अब और क्या बाकी रह गया? तो और बाकी तो कुछ नहीं रह गया, बस थोड़ा मैनिपुलेशन है। वो क्या है कि हमने इस क्वेश्चन को कर लिया इस मेथड से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि हमने कहा कि चलो ठीक है, आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट तो है, लेकिन ये जो मेथड है ये कंपैरेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि जो टाइप 2 में था, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारे डेटा थे, तो काफी लंबी चौड़ी चीज थी। इसमें तुलनात्मक रूप से नंबर ऑफ टेबल्स कम बने हैं, और हम और अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो इंटरवल्स को बढ़ा करके इस टेबल को और छोटा कर सकते थे। तो ये हमें समझ में आ गया। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? तो दिक्कत हमें यहाँ पर आ रही है, इस जगह। वो दिक्कत क्या है कि यार fi xi को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतनी आसानी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर है। मान लो ऐसा कुछ हो जाए, ये जैसे 77.5 है और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 6 की जगह 76 होता मान लो, तो 76 इंटू 77.5 ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता। तो यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें टीडीएस है। तो कोई ऐसा तरीका हो कि हम उसको भी थोड़ा कम कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना? तो अब सारी कहानी यहाँ पर आके रुक गई है कि हमको मीन निकालना तो आता है, लेकिन कैलकुलेशन को और अगर आसान बना दिया जाए तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन को और आसान कैसे बना सकते हैं उसी पर काम करते हैं। तो होपफुली आपको हमारे रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी, क्या करना चाहते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। यहाँ तक तो सेम है, तो मैं सीधे यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसका नाम होता है
डायरेक्ट मेथड। तो कभी एग्जाम में आपने सुन लिया डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो, तो इसका मतलब वो टाइप 3 की बात कर रहा है, इस मेथड से आपको मीन निकालना है। तो डायरेक्ट का मतलब ये भी समझ लो टाइप 3, और टाइप 3 में भी कौन सा, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे इसका नाम है एस्यूम्ड मीन मेथड। और ये भी टाइप 3 में ही आता है, ताकि यहीं पर लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टाइप 3 में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक डायरेक्ट और दूसरा एस्यूम्ड मीन। ये दो अलग मेथड हैं? नहीं, डायरेक्ट मेथड का ही एक कहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमने ऐड कर दिए, सिर्फ इतना ही है। तो जो टेबल कॉपी किया था, मतलब पेस्ट किया था, उसको यहाँ कॉपी किया था, उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब दिक्कत थी कि भाई हमारे पास xi भी है, हमारे पास fi भी है, fi xi कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं, एक तरीका खोजते हैं। तो हमने बोला कि देखो ऐसा है कि अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं, ऐसी चीजें हैं, इन्हीं का मीन निकालना है, तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो मीन है वो 17.5 या उससे बड़ी होगी एंड 92.5 या उससे छोटी होगी, है ना। अगर मान लो कि क्लास में 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स में सबके मार्क्स हैं 5, 7, 8, 9, 10, ऐसा है। मैं कहूँ कि इसका मीन निकालो, तो इसका मीन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 5 से 10 के बीच में तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसका मीन 5 से कम हो सकता हो या 10 से ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं 5 + 7 + 8 + 9 + 10/5 हमेशा हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज के बीच में ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. पक्की बात ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस अगर मैंने आपसे ये डायग्राम नहीं, ये टेबल आपको दिखाया और आपसे पूछा कि ये बताओ भाई कि मीन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो आपको पता है कि भाई जो मेरे क्लास इंटरवल हैं उन्हीं के बीच में हो सकता है। 17.5 से 92.5 के बीच में ही मेरा मीन आने वाला है, इतनी बात तो हमें पता है। ठीक है, अच्छा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, 17.5 से 92.5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो उस इनफाइनाइट नंबर से अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने से मानो कि एक नंबर अपने से चूज करो जो कि मीन होगा, और वो ऑब्वियसली 17.5 से 92.5 के बीच में लाई करेगा। अपने से आप मानो आंख बंद करके कि ये मीन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको तो इनफाइनाइट नंबर्स दिखाई देंगे 17.5 और 92.5 के बीच में। तो हम क्या सारे नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या इंटरेस्टिंग है? तो हमें पता चला नहीं, हमारे लिए तो ये 6 नंबर से इंटरेस्टिंग है, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को। इनफाइनाइट नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन इनफाइनाइट नंबर्स में से हमने इन 6 नंबर्स पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया कि मेरे पास 17.5, 32.5 से लेकर के 92.5 जो यहाँ पर दे रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अब अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसी में से किसी एक को मीन मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मीन क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल वैल्यू होना चाहिए, यानी उसके लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं उसके राइट में भी उतने नंबर्स होंगे, तो ज़्यादा बैलेंस होगा। तो हमने काउंट किया कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कैलकुलेशन आसान तब होगी जब हम इन दोनों में से किसी भी एक को मीन मान लें। आंसर तो 17.5 से लेकर के 92.5 में से किसी भी आर्बिट्ररी नंबर को हमने मीन मान करके सॉल्व किया तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है पहले वाले तरीके से जो अभी जज करके आए हैं उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन टफ हो जाए, तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो नंबर्स हमें दिखे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट किया,
और उन नंबर्स में भी से जो बीचों बीच वैल्यूज हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किया और उसमें से किसी भी एक नंबर को हमने एज्यूम किया कि यही मीन है। तो ये जो बातें बताई इसमें से थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस सर, पूरा आ गया। मीन निकाल अच्छे से किसका रहे? सुनो सुनो, Yes, एक्स आई sir. का। जो क्वेश्चन है वो अभी भी वही है जो कल जो क्वेश्चन था, मीन एक्स का ही निकाल रहे हैं। यस जो सर। 62 निकाल के आए हैं ना, अभी भी वही है। प्रॉब्लम को सुनो ध्यान से। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो मेरा एफ आई एक्स आई जो कैलकुलेट कर रहे थे वो कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें मीन निकालना है। तो हमने खुद से मान लिया कि मीन, अगर मान लो कि मैं ऐसा होता कि इसका मीन मान लो 62 है सपोज, और अगर मुझे पहले से ही पता चल जाता कि इसका मीन 62 है तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, मुझे तो पहले से पता है 62 है मीन। ठीक है, तो हम उसी तरीके से हिट एंड ट्रायल करके सॉल्व करेंगे या एक मेथड अप्रोच हम लगाएंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हमें तो थोड़ी ना सपना आएगा कि 62 मीन है और हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम कोई नंबर मानेंगे, तो पहले तो कौन सा नंबर माने, तो ये समझ में आना चाहिए कि वो जो नंबर होगा वो 17.5 से 92.5 के बीच में ही लाई करेगा। ये पहली चीज। अब 17.5 से 92.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई कर सकते हैं, तो हम इनफाइनाइट में से एक नंबर को कैसे चुने, ये तो बहुत मुश्किल है। तो वो इनफाइनाइट नंबर्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमारे को दिखाई तो ये 6 नंबर दे रहे हैं, तो सारा ध्यान इन्हीं 6 नंबर्स पे रहा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया ताकि थोड़ा आसान रहे। ठीक है, अब इन 6 नंबर्स में से हम किसको अपना मीन एज्यूम करें, ये मीन है नहीं, हम अपने से मान रहे हैं, किसको एज्यूम करें। तो फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने काउंट किया कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो बीच वाला नंबर होगा वो थर्ड या फोर्थ होगा। तो चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए या तो आप 47.5 को मीन मान सकते हैं या फिर 62.5 को मीन मान सकते हैं। ठीक है, तो आप किसको मीन मानना चाहेंगे ये बताओ, उसी को हम मान करके सॉल्व करेंगे। बताओ किसको मीन सर मानेंगे? इन दोनों के बीच का नंबर नहीं मान सकते? मान सकते हो, लेकिन समझो कि तुम सॉल्व तो इन्हीं नंबर्स के लिए कर रहे हो ना, तो मीन इसी के लिए निकाल रहे हो। तो इनके अलावा अगर किसी नंबर को मीन मान करके सॉल्व करोगे आंसर तो जरूर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा होगा, तो इस मेथड को यूज करने का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, वो तो फिर पिछले मेथड से ही कर लो। इसीलिए यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं उसी को मान करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आसान कैसे होगा ये आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को मानना है, आंसर किसी को भी मानेंगे तो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करना है। तो हमेशा मीन जो है सेंट्रल वैल्यू होगी तो हमारा काम आसान होगा। तो सेंटर में ये 2 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। अब तुम लोग बताओ कि इसमें से किसको मैं सर 62.5। सर 62.5। सर 60। चलो ठीक है, क्योंकि बुक में 47.5 है तो हम 62.5 मान करके करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको मीन मान लिया और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कन्वेंशन है एनसीईआरटी का। तो ए इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं एज्यूम्ड मीन, है ना, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 62.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो यहां पर डेविएशन डी। ठीक है, डेविएशन क्यों, क्योंकि हमने तो एज्यूम किया है ना, हमें थोड़ी ना पता है कि ये एक्चुअली में मीन इतना ही है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो हर पर्टिकुलर मीन से कितना अलग है। इसका मतलब मैं तुमको अभी समझा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ही नंबर होता 17.5, मैं पूछूं 17.5 का मीन क्या होता है, तो इतना ही होता है, 17.5 ही होता है। ठीक है, फिर पूछूं 32.5 का मीन क्या होता है, अगर एक ही नंबर है 32.5 उसका मीन क्या होगा, वो खुद ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर है और उसमें से हमने एक को मीन माना है, तो जाहिर सी बात है ये मीन से कितनी दूरी पर है, तो उसको लिखने का तरीका ये है एक्स आई माइनस ए माइनस एक्स आई नहीं है, एक्स आई माइनस ए, ये कन्वेंशन है, इसको हम याद रखें। तो आपका ए क्या है 62.5, तो ये क्या आएगा यहाँ पर D1 क्या आएगा 17.5 माइनस 62.5, तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है क्या? देखो समझ में आया क्या बोला मैंने,
हेलो, यस सर। ठीक है, इसके लिए वैल्यू बताओ। सॉरी, ये -45 होगा। इसके लिए वैल्यू बताओ, 32.5 के लिए कितना आएगा? 32.5 माइनस 62.5 यानी -30। इसके लिए आ जाएगा ये -15। इसके लिए आ जाएगा ये 0, ये +15 और ये +30। ये समझ में आया आपको? यस सर। सभी यस को सर। डेविएशन हमने Yes, निकाल लिया, ठीक है ना। हर डेटा हमारे जो एज्यूम्ड मीन है, हर डेटा इतना इतना डेविएट कर रहा है, तो टोटल डेविएशन हमें निकालना है सभी के लिए। एक डेटा, अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो एक डेटा का डेविएशन है -45, तो यहाँ पर कितने डेटा है? दो का क्या हो जाएगा? -90। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे FIDI। तो 2 × -45 -90, फिर 3 × -30 -90, 7 × -15 -105, -105, 6 × 0 तो 0, 6 × 15 तो +90 और 6 × 30 तो 180। ये ठीक है। इसका सम करना है तो ये आपको दिख गया होगा, +90 और -90 तो कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 90 घटा तो क्या बचा? केवल 90। और 90 + 90 में से -105 करोगे तो -15 और -15। और ये क्या आया? सिग्मा FIDI। ये समझ में आ गया आपको? ये ठीक है ना? सिग्मा FIDI क्या है? Yes, या इसमें sir. डाउट है? ये टोटल डेविएशन आ गया। अच्छा, अब देखो ये क्या है? D और XI में रिलेशन क्या है? ऐसा है, देखो D को हमने क्या डिफाइन किया है? XI - A। तो D मीन क्या होगा? अगर हर तरफ मीन ले लूंगा तो ऐसा होगा, या XI की जरूरत नहीं, इसको X मीन। और A का मीन क्या होगा? A कांस्टेंट है 62.5, तो A का मीन क्या होगा? बताओ भाई, A का मीन क्या होगा? सर ए ही होगा। बिल्कुल। तो यहां से X मीन D मीन प्लस A हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है। और X मीन, और हमने कहा था D मीन निकालना है, तो किसी भी चीज का मीन निकालना है तो ऐसा ही होता है, सिग्मा FI इंटू that quantity divided by sigma FI प्लस A। तो सिग्मा FIDI क्या है? -15 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI क्या है? 30 30। प्लस 62.5। ये क्या हो जाएगा? -0.5 प्लस 62.5, तो ये आ जाएगा 62 आंसर। और यही आंसर था पहले। ये समझ में आया? यस सर। अब कंपेयर कर लो आप। यहाँ पर जो कैलकुलेशन था ये थोड़ा टफ था, यहाँ पर एक बार समझ गए हम तो ये तो खेल है, बस आप इसको, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो FIDI बड़ा आसान आएगा। क्यों हमने कहा, अब यहाँ पर देखो, क्यों हमने कहा कि इन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए? और इसलिए क्योंकि एक नंबर तो 0 आएगा, तो वो तो अपने आप 0 होगा, तो ये कैलकुलेशन को ऑलरेडी बहुत कम कर देगा। अगर मैं 62.5 की जगह 62 को मीन मान लो, तो यहाँ पर ये 0.5 आया होता है ऐसे करके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने से माना कि इन्हीं में से कोई एक डेटा मीन है, पर हमारे मानने से थोड़ी ना होता है। हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा, अगर 17.5 मीन होता तो एक्चुअल मीन से कितना दूर है। तो हमने सारे डेटास के लिए निकाल दिया। अब हर डेटा कितनी बार आ रहा है वो भी देखेंगे। 17.5 के लिए तो -45 निकाला, पर क्या हमारे पास एक ही 17.5 है? तो आंसर मिला नहीं, 2 17.5 है, तो 2 के लिए -90 होगा। इसीलिए हमने टोटल डेविएशन कितना है वो निकाल दिया, सिग्मा FIDI निकाल दिया। ठीक है, और डेविएशन क्या है? XI - A। तो दोनों तरफ मीन ले लेंगे, तो D का मीन क्या हो जाएगा? X का मीन माइनस A का मीन, और A का मीन यही होगा, तो यहाँ से X मीन हो जाएगा D मीन प्लस A।
और किसी भी चीज का मीन क्या होता है, हमने कल ही पढ़ा था, ऐसे होता है सिग्मा एफ आई इंटू उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कर दो। तो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, हमने वहां से 62 कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। पक्की बात, बाकी लोग चले गए क्या, बोलनी नहीं? नो सर है। तो क्या नाराज रखो, तुम पसंद नहीं आया क्या ये मेथड? नहीं इसमें सर। कुछ सूर्यांश समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद तो चीजें बड़ी आसान है, फिर तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर आप देख सकते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, हो तो नहीं पाएगा लेकिन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे वाज कंडक्टेड, ठीक है, सर्वे वगैरह जो भी है, कुल मिलाकर के 20 हाउसेज हैं, यानी सिग्मा F20 दे रखा है, आपको फाइंड करना है मीन। तो आपको क्लास पता है, FI पता है, ये है 0 to 2, इसके लिए है 1, 2 to 4, ये है 2, 4 to 6 में है ये 1, 6 to 8 में है ये 5, 8 to 10 में है ये 6, 10 to 12 में है ये 2, और आपका 12 to 14 में है ये 3, ऐसा है। ऐसे कर दिया, ठीक है। अब xi निकाल लेते हैं, तो xi 1 और गैप कितने का है, 2 का, तो ये हो जाएगा 3 सर 2 का 5 7 9 11 13। तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि fi xi आसानी से निकाल सकते हैं। 1 into 1 1, 3 into 2 6, 5 into 1 5, 35 35 54 22 39, ठीक है 162 आएगा। 162 आ रहा, गुड। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई 162, और सिग्मा fi की वैल्यू ऑलरेडी है 20। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, तो ये आ जाएगा 162/20, यानी कि 81/10, यानी कि 8.1। 8.1। यस सर। ये समझ में आया यस सर। है ना? तो देखो, अगर हमें लॉजिक पता है तो ये बड़े क्वेश्चन कुछ ऐसे दम नहीं है इसमें, बहुत आसानी से बन गया ये, है ना? तो टाइम भी हो गया, तो आपका काम